जो और मेरे प्यारे साथियों, अभी हम आपको जो बना रहे हैं एक वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो है आपकी हर्षे तथा चेज का एक एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे इस वीडियो के द्वारा। और इस वीडियो में हम समझते हैं आप लोग छात्र और सभी लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। हर्षे तथा चेज ने सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बताया कि भाई किस प्रकार से हर्षे तथा चेज का प्रयोग जो है आप मेरे प्यारे साथियों, आपको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये सिद्ध किया गया कि हर्षे तथा चेज ने बताया कि आखिरकार डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये लगभग 1952 की बात है और 1952 ईस्वी से पहले आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है अथवा प्रोटीन है, इस चीज़ को कोई भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। कई प्रयोग हुए लेकिन हर्षे तथा चेज इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अब प्रश्न आता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ कैसे है। इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इन्होंने 4 चीज़ों का उपयोग किया। T2 फेज जो बैक्टीरिया वायरस होता है, जो जीवाणुओं को अपना भोजन बनाता है, अर्थात जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं, उसको, दूसरा जीवाणु कोशिका को, तीसरा जो पदार्थ लिया उन्होंने वो लिया है, जो महत्वपूर्ण पदार्थ जो हैं वो लिया है इन्होंने कि फास्फोरस 32, रेडियोएक्टिव फास्फोरस का मतलब नॉर्मल पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, इस सभी में जो फास्फोरस पाया जाता है वह फास्फोरस जो है P30 होता है। मतलब इस फास्फोरस का एटॉमिक वेट जो होता है वो 30 होता है। आप लोग सब जब जानते हैं कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दो अलग अलग चीज़ होती हैं। अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके 2 एटॉमिक वेट होते हैं, वो आइसोटॉप्स कहे जाते हैं। और जो दूसरा वाला एटॉमिक वेट होता है वो रेडियोएक्टिव गुण प्रकट करता है, तो उसे रेडियो धर्मिता भी कहते हैं, उसे रेडियोएक्टिव धर्मी का भी गुण होता है उसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि, और उन्होंने पहली चीज़ जो आपको बताई थी कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाता है, दूसरा बैक्टीरिया जीवाणु जिसे कहते हैं, और तीसरा उन्होंने लिया है फास्फोरस का रेडियोएक्टिव अर्थात आइसोटॉप जिसको कहते हैं P32 और सल्फर 32। इन 4 चीज़ों की सहायता से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। अब वो सिद्ध कैसे किया, हम इस बात को आपको, इस टेबल है इस पे समझाते हैं, आपको बना के बताएंगे कि सबसे पहले मान लीजिए आपके शरीर में न्यूक्लिक अम्ल फास्फोरस का बना है। हर कोशिका में डीएनए है, फास्फोरस है, और उस फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है P30 होता है, 30 होता है। अगर आपको छोटे से ऐसा भोजन खिलाया जाए कि जिसके अंदर फास्फोरस तत्व जो है P30 न होकर के P32 हो, मतलब रेडियोएक्टिव फास्फोरस हो, तो गौर करिए आप जिस खाना को खाएंगे तो आपके शरीर में P32 फास्फोरस पहुंचेगा,
और आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं विभाजित होंगी, नई कोशिका बनेंगी, कोशिका बढ़ेंगी, जो डीएनए बनेगा, तो नए डीएनए में भी फास्फोरस 32 ही पहुंचेगा। इसी प्रकार से इसी बात को ध्यान रख करके उन्होंने एक प्रकार से पेट्री डिस्क का प्रयोग किया। पेट्री डिस्क होता है बच्चों एक छोटी सी, जैसे प्लास्टिक के डिब्बे का ढक्कन होता है, उसी के आकार की एक कांच की बनी हुई ढक्कन के बिल्कुल आकृति की प्लेट टाइप की होती है, जिसका नाम पेट्री डिस्क रखा गया है। और इस पेट्री डिस्क में उन्होंने 2 पेट्री डिस्क ले ली, जस्ट लाइक एज हम आपको बता दें, 2 पेट्री डिस्क ले ली, एक इधर रख दी और एक इधर रख दी। एक पेट्री डिस्क में किसी जीवाणु को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए जिस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के पोषक तत्व वाले सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को रख दिया उस पेट्री डिस्क में, जो कांच की बनी हुई होती है। और उसके अंदर ई कोलाई का पूरा नाम है, इस्चीरियम कोलाई नाम का जीवाणु को छोड़ दिया, तो निश्चित है ई कोलाई जीवाणु बढ़ेगा। लेकिन शर्त एक और बात ध्यान रख लें कि दोनों प्लेटों में, एक में जो सल्फर का उपयोग किया गया था, एक में सल्फर का उपयोग किया गया रेडियो एक्टिव, और दूसरे में रेडियो एक्टिव फास्फोरस का उपयोग किया। अर्थात जिस फास्फोरस का उपयोग किया गया था, उस फास्फोरस का परमाणु भार जो था 32 था, और जिस दूसरी प्लेट जो कल्चर माध्यम रखा है, इसको हम कल्चर माध्यम कहते हैं, किसी भी जीवाणु के लिए संवर्धन के लिए, फलने फूलने बढ़ने प्रजनन आदि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जीवन चक्र को चलाने के लिए जिस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे लिक्विड मीडियम में रखते हैं, उसे कल्चर माध्यम कहते हैं, कल्चर मीडियम। और कल्चर मीडियम में रख, या संवर्धन माध्यम भी इसे कह सकते हैं, संवर्धन माध्यम में जब रखा गया दोनों को, तो बस ध्यान ये रखा कि एक पेट्री डिस्क में, जिस प्रकार से हम यहाँ नक्शा भी हम थोड़ा बना करके भी आपको बताएंगे, और हम समझते हैं कि आपको इसमें समझ में आएगा कि जो आपको ये हम आपको अभी बना के दिखा रहे हैं, ये इस प्रकार से है कि एक पेट्री डिस्क ये है, थाली टाइप की हमने बना दी है, ये गोल बना रहे हैं, ये हम जो है इस प्रकार की थाली टाइप की बना रहे हैं, आप लोग देखेंगे ये बना रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये एक हमने थाली टाइप की बना दी, ये देखिए, इसके अंदर वो कल्चर माध्यम रखा हुआ है, जिसमें कोई भी जीवाणु अपना जीवन चक्र पूरा कर सकता है, और उस जीवन चक्र को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व इस कांच की बनी हुई थाली के आकृति की एक वो शेप होती है, और आकार में बिल्कुल डिब्बे के किसी ढक्कन के बराबर, मान लीजिए बड़ा ढक्कन न लें, बिल्कुल ऐसा ले लीजिए जिससे ढक्कन का व्यास कम से कम 5, 6, 7 डायमीटर हो तो 10, 12, 15 हो सकता है, और व्यास हो तो उसका आधा, मान लीजिए 16 का, 8 हो, 7 हो, 6 हो, इस प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार हम पेट्री डिस्क ले सकते हैं। एक दूसरी पेट्री डिस्क ले ली, दूसरी पेट्री डिस्क ये ले ली हमने, ये देखिए बना रहे हैं, और इस पेट्री डिस्क में हमने क्या किया, इसमें भी वो कल्चर माध्यम रखा। शर्त एक रखी, इस वाले कल्चर माध्यम में अगर इस वाले कल्चर माध्यम में अगर हमने जो रखा है वो आपका F फास्फोरस P32 लिया, तो इसमें S35 ले लिया। ये देखिए लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो आपको देखें समझ में आ रहा होगा, S35 और ये है हमारा P32। दो प्रकार के विशेष खास तौर से ये रखा कि कल्चर माध्यम में जो भोज्य पदार्थ, जो प्रोटीन, जो एमिनो एसिड डाले गए हैं, उसमें सल्फर की एक तरफ फास्फोरस 32 होना चाहिए, तो दूसरी तरफ सल्फर 32 होना चाहिए।
और इसके बाद दोनों में पैटी डिस्कों में दोनों में ही स्टीरियम बैक्टीरिया, इस वाले में भी और इस वाले में भी दोनों में ही ई कोलाई स्टीरियम बैक्टीरियाओं को छोड़ दिया, इसमें छोड़ दिया और इसमें भी छोड़ दिया। जब दोनों में बैक्टीरियाओं को छोड़ दिया गया तो आप समझने की बात है कि ये मतलब कहने का समझने की बात ये है कि जो भी जीवाणु बढ़ेगा, मान लीजिए ये जीवाणु है और एक निश्चित अवधि में आधा घंटे में 2 घंटे में ई कोलाई 1 से 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे तो उन्होंने अपने भोजन के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए या न्यूक्लिक अम्ल बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए जो संवर्धन माध्यम लिया है, जो भोजन लिया है, वो इसी कल्चर माध्यम से लिया और इसी प्रकार से इससे लिया। लेकिन इसमें सल्फर कौन सा था? 35, और इसमें सल्फर कौन सा है? 32। देखिए ये सल्फर 35 साफ सा लिखे दे रहे हैं, सल्फर 35, ये साफ लिख दिया सल्फर 35, और इधर है फास्फोरस 32। 2 माध्यम में लिया तो जब नई कोशिकाएं बनेगी तो नई कोशिकाओं का जो डीएनए बनेगा तो डीएनए के लिए में फास्फोरस होता है, अनुवांशिक पदार्थ में फास्फोरस होता है, तो वो फास्फोरस इस कल्चर माध्यम से जो नई बनने वाली कोशिकाओं को प्राप्त होगा वो होगा P32। इसी प्रकार से नई बनने वाली कोशिकाओं को जो सल्फर प्राप्त होगा वो होगा S35। तो P32 और S35 दोनों प्रकार के जो हैं संवर्धन माध्यम हैं, बस अंतर ये रखा है कि ई कोलाई जीवाणु को एक तरफ S35 और दूसरी तरफ P32 नाम का जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया है। क्यों? इसका कारण अभी हम बता चुके हैं, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण में सल्फर की आवश्यकता पड़ती है और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। अब ये देखना है कि न्यूक्लिक अम्ल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है या आनुवंशिक पदार्थ है या प्रोटीन है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए अब इन दोनों पैटी डिस्कों में बहुत भारी मात्रा में जीवाणु बन जाएंगे, और जो जीवाणु ई कोलाई का पूरा नाम हम पहले भी बता चुके हैं। स्टीरियम कोलाई जब जीवाणु बनेंगे इस वाली पैटी डिस्क में भी और इस वाली पैटी डिस्क में भी, दोनों में जब बनेंगे तो दोनों पैटी डिस्कों में, दोनों ही पैटी डिस्कों में जो जीवाणुओं का निर्माण होगा वो कैसा होगा? एक के अंदर जो फास्फोरस होगा वो 32 होगा और दूसरे के अंदर सल्फर 35 होगा। इस प्रकार से जीवाणुओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अब इन सभी जीवाणुओं को, प्यारे बच्चों, अब हम आपको बता दें इन दोनों पैटी डिस्क में, एक इस वाली पैटी डिस्क में जो हम आपको ये इंकित कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं ये वाली पैटी डिस्क, और दूसरी पैटी डिस्क ये है जिसमें फास्फोरस 32 लिखा हुआ है। फास्फोरस 32 मतलब रेडियोएक्टिव फास्फोरस है। इस वाली पैटी डिस्क में कुछ बैक्टीरियोफेज अर्थात जीवाणुभोजी, जो T2 जीवाणुभोजी होती थी, कि किस होती है T2, जो जीवाणुओं को भक्षण करते हैं, जीवाणुओं को खाते हैं, उनको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो जितने भी जीवाणु हैं वो जीवाणुभोजी उनको खाएंगे, और खाने के बाद कल हमने आप लोगों को ये बात पहले बता चुके हैं कि जीवाणुभोजी क्या करते हैं, इन जीवाणुओं की कोशिकाओं पर अपने डीएनए को या आनुवंशिक पदार्थ भेज देते हैं, और भेजने के बाद, देखिए इससे पहले ये वैज्ञानिकों को ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन उन्हें तो ये बात मालूम थी कि जीवाणुभोजी जो होता है जीवाणुओं का भक्षण करता है। अब जीवाणुओं का वो भक्षण करता है, अब भक्षण करने में जो है वो जो उसका नए जीव, साथ ही बहुत सारे नए जीवाणुभोजी बनते हैं। तो इसमें प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कहना चाहिए न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए निभाता है, इस बात को क्लियर करना था। इस बात को क्लियर करने के लिए वैज्ञानिकों ने, हर्षे तथा चेज महोदय ने इस पैटी डिस्क में जो जीवाणुभोजी छोड़े गए, तो जितने भी नए जीवाणुभोजी बनेंगे, हर जीवाणुभोजी में अगर कौन सा रेडियोएक्टिव पदार्थ पहुंचेगा? P32। ये देखिए लिखे दे रहे हैं साफ, हम समझते दिखाई पड़ रहा होगा P32।
P32 P32 पहुंचेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जीवाणु भोजी छोड़ दिए गए, जो बहुत सारे इसके अंदर जीवाणु भोजी बन जाएंगे, क्योंकि वो जीवाणु भोजी इन बैक्टीरियाओं को खा जाएंगे। जब खा जाएंगे तो खाने के बाद साथ में अपना गुणन करते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज जो बनेंगे, उनके अंदर जो सल्फर पहुँचेगी, या उनके प्रोटीन में जो सल्फर पहुंचेगी, वो पहुंचेगी 32, क्योंकि इस कल्चर माध्यम में हमने सल्फर जो यूज की थी वो 35 की थी, और इधर फास्फोरस की थी 32। सॉरी, अगर यदि 32 कह गए, इसमें सल्फर पहुंचेगी 35। अब इस प्रकार से अब हमारे पास जीवाणु की कोशिका फट जाएगी, और जीवाणु की कोशिका के फटने के बाद बहुत सारे हमें इस प्रकार से ये बैक्टीरियोफेज निकल करके आ जाएंगे। ये सभी इस साइड से जो बैक्टीरियोफेज आएंगे, इस साइड से जो बहुत से बैक्टीरियोफेज निकल करके आएंगे, ये हम एक एक बना रहे हैं, हम दोनों साइड एक एक बना रहे हैं, लेकिन एक एक नहीं बनेंगे, बहुत भारी मात्रा में ये बैक्टीरियोफेज का निर्माण होगा। दोनों साइड में बहुत ही बड़ी मात्रा में बैक्टीरियोफेज का निर्माण होगा। और ये तो आपको बता दिया चुके हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं। ये बैक्टीरिया की कोशिका पर की कोशिका भित्ति से चिपक करके अपने आरएनए को उसकी कोशिका में प्रवेश करा देते हैं। इसका चित्र जो है हम आपको इस पुस्तक के माध्यम से देखो ये बता रहे हैं। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये है चित्र। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है। और ये बैक्टीरियोफेज, एक मिनट हिल रहा है, ये बैक्टीरियोफेज कर क्या रहा है, ये वाला ये बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, इस कोशिका भित्ति दी हुई, ये कोशिका जो दीवार जो है, ये जीवाणु की कोशिका दीवार है जो काली काली पट्टी सी बनी हुई है। ये लिखा भी हुआ है जीवाणु कोशिका भित्ति। तो जीवाणु कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका के अंदर अपने इस डीएनए को, ये डीएनए बना हुआ है, इसके अंदर जो बंद है उसको छोड़ देता है। और इसकी हमने एक वीडियो भी दिखाई थी। तो इस हिसाब से वो छोड़ देता है, और छोड़ करके बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन के निकलते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज जो बने हैं, इनके अंदर फास्फोरस 32 होगा और इनके अंदर सल्फर 35 होगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों से मिलकर के इनका शरीर बना होता है। और इनके बाहर की कोटिंग होती है वो प्रोटीन की होती है, और इनके अंदर जो पदार्थ होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। अब उन्होंने यहाँ पर इतना करने के बाद इन बैक्टीरियाओं को, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके अंदर फास्फोरस P32 है। अब ये देखिए, ये बना रहे हैं इन्होंने, ये बुक का आप देख रहे हैं P32, जस्ट लाइक दिस, आप देख रहे हैं, ये देखिए P साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा हम लाइट में कर रहे हैं आपको, देखिए ये देखिए, ये P32, ये बैक्टीरियोफेज का हम सामने बना रहे हैं। इस साइड में, इस साइड जो देख रहे हैं जो बैक्टीरियोफेज हैं, इनमें सल्फर 35 है, यहाँ लिखा हुआ है सल्फर 35। और इस साइड की दूसरी साइड है, इस साइड में है फास्फोरस जो है 32। दोनों विकर्ण सक्रिय हैं, मतलब रेडियो एक्टिव जीवाणुभोजी हैं, क्योंकि इनके अंदर जीवाणुभोजी, इन दोनों प्रकार के जीवाणुभोजियों में एक तरफ जो है सल्फर 35 और दूसरी तरफ जो है फास्फोरस 32 पाया जाता है। अब इन बैक्टीरिया फेज या विषाणुओं से जीवाणुओं की नई कोशिका को संक्रमित कराया, नई कोशिकाओं को संक्रमित कराया। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने बिल्कुल वही पैटी डिस्क के अंदर हमने दोबारा दूसरे प्रकार की पैटी डिस्क ली, और उसके अंदर हमने बहुत सारे जीवाणुभोजियों को छोड़ दिया। तो ये सभी जीवाणुभोजी जो हैं, उन अपने अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु की कोशिका में प्रवेश कराएंगे। ये जीवाणु की कोशिका S35 और P32 से संक्रमित नहीं है, अर्थात रेडियो एक्टिवता इनके अंदर नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि S जो 35 वाला जो जीवाणुभोजी है,
उसके जीवाणु की कोशिका के अंदर S35 रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं पहुंचता है। परीक्षण करने पर यह ज्ञात होता है कि S35 नहीं पहुंचा। और दूसरी तरफ क्या होता है, इस प्रकार की ये जीवाणु भोजी आप देख रहे हैं, ये वाली, इसके अंदर S32 पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो इसके कारण ये से सिद्ध हो जाता है कि फास्फोरस, क्योंकि जीवाणु भोजी के अंदर फास्फोरस जो पाया जाता है वो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में पाया जाता है। आपको ये डीएनए की संरचना में पता चलेगा कि वो जो आनुवंशिक पदार्थ फास्फोरस, देखिए पी जो पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, वो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में पाया जाता है। ये लिखा भी हुआ है फास्फोरस पी, इस स्ट्रक्चर में बताया गया है। फास्फोरस पाया जाता है, ये फास्फोरस जो पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ये डबल स्ट्रैंड दे रहे हैं, और आप अगर सिंगल स्ट्रैंड भी देखेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, और इसके अंदर आपको वो देख रहे होंगे फास्फोरस है, पी आपको साफ दिखाई दे रही होगी। फास्फोरस देखिए पी, बीच में यहाँ पर भी पी बना हुआ है। तो इस प्रकार से फास्फोरस आपको पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि जब फास्फोरस पाया जाता है, अब ये फास्फोरस अब क्या है कि फास्फोरस ही इस जीवाणु भोजी के शरीर में, जो बगैर फास्फोरस से थे केवल पहुंची है, ये साफ लिखा हुआ, कोशिकाओं के विकर्ण में P32 का पता चलता है जीवाणु कोशिका के अंदर, जबकि प्रोटीन का पता नहीं चलता है। अर्थात जिन बैक्टीरियोफेज से अगर हमने संक्रमित कराया था, वे बैक्टीरियोफेज जो हैं, आपको ये बता दें, वो बैक्टीरियोफेज अगर हैं तो जिनसे हमने संक्रमित कराया था, उनके द्वारा जो है केवल फास्फोरस ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है। अर्थात फास्फोरस ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का फास्फोरस ही जीवाणु कोशिका में पहुंचा है, जबकि प्रोटीन नहीं पहुंची है। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि आनुवंशिक पदार्थ फास्फोरस पाया जाता है डीएनए के अंदर, प्रोटीन के अंदर फास्फोरस नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य है कि फास्फोरस पहुंच रहा है, इसका मतलब डीएनए पहुंच रहा है। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इससे हम ये बात सिद्ध करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।